ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्णिमा हंदे, बैंगलोर के गवर्नमेंट हाई स्कूल दोडेरी में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आप सब 10वीं कक्षा में हैं। बहुत दिनों से घर में ही बैठे हैं। शायद आपको घर में बैठकर बोर हुआ होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, चलिए घर में बैठकर ही हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे। खेल खेल के साथ हम घर में ही पढ़ाई करेंगे। अब आप सोचते होंगे हम क्या किए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है। शायद आपके घर में भी इसी तरह बोलते होंगे आपके माता पिता, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। चिंता मत कीजिए बच्चों। हिंदी के महान कवि वृंद कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते करते जड़मति यानी मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। जिस तरह रस्सी के आने जाने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ता है। पत्थर तो बहुत ही कठिन है, कठोर है, उसमें भी क्या हो जाता है, रस्सी के आने जाने से निशान पड़ता है। आपके मन तो बहुत ही कोमल है, इसलिए अभ्यास करने से हम क्या बन जाते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। आप पहले से ही बुद्धिमान हैं, फिर भी कुछ अभ्यास करने से हम फिर से क्या बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो चलिए आज हम इस कक्षा में प्रेरणार्थक क्रिया और विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों विषयों को हम पिछली कक्षा में सीखे थे, फिर से उसका एक बार पुनर्मनन करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया और विराम चिन्ह। देखिए छात्रों, यहाँ पर एक चित्र है। ये क्या है, घोड़ा। ये घोड़ा क्या कर रहा है, यहाँ पर दौड़ रहा है ना? घोड़ा दौड़ रहा है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक आदमी खेल रहा है। आप पहचान सकते हैं क्या, ये कौन सा खेल है? देखिए ठीक तरह से, ये कौन सा खेल है? ठीक पहचाना आपने, यह बास्केटबॉल है। एक खिलाड़ी है, खेल रहा है, खिलाड़ी बास्केटबॉल खेल रहा है। अरे इधर भी एक आदमी है, यह चल रहा है। छात्रों, ये चलना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है? इन्हें हम कहते हैं क्रियापद। जिस शब्द से हमें क्रिया, काम होने का या करने का बोध होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कर्ता काम को स्वयं नहीं करता है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तो देखिए तीनों कर्ता जो है वो स्वयं काम कर रहे हैं। वह व्यक्ति स्वयं चल रहा है, वो घोड़ा स्वयं दौड़ रहा है। मगर कभी कभी क्या होता है, कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, उसके बदले में वह दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए देखते हैं। जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे शब्दों को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करता है, बदले में दूसरों को प्रेरित करता है। इसे हम कुछ उदाहरणों के साथ चर्चा करते हैं। छात्रों, अगर हम उदाहरणों के साथ किसी भी विषय को सुनते हैं या देखते हैं तो वह हमारे मन में स्थायी बन जाता है। इसलिए हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं। देखिए, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं,
और दूसरा वाक्य है मीना नौकर से काम करवाती है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। यहाँ पर कुछ शब्दों को लाल रंग में लिखा गया है। वो सब शब्द क्या है? पढ़ाते, करवाती, खिलाती, वो सब शब्द क्या है? वो सब क्या है? क्रियापद। मगर यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य को देखते हैं हम। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। अध्यापक करता है मगर अध्यापक खुद नहीं पढ़ता है। अध्यापक स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करता है। पढ़ने का काम स्वयं नहीं कर रहा है, वह दूसरों को प्रेरित कर रहा है। उसी तरह दूसरे वाक्य को देखिए, मीना नौकर से काम करवाती है। यहाँ पर भी मीना करता है, वो स्वयं कार्य न करके दूसरों को अपने नौकर से काम करवाती है, नौकर को काम करने की प्रेरणा देती है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। खिलाना क्या है? क्रियापद है। मगर माँ जो है कर्ता, खाने का कार्य खुद नहीं कर रही है, उसके बदले में बच्चे को प्रेरणा दे रही है, प्रेरित कर रही है उस काम करने के लिए। ऐसे शब्दों को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। छात्रों, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। एक है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर देखिए, मैं फिर से पढ़ रही हूं। प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आपके मन में शंका उठी होगी, ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक यानी क्या है। बच्चों, कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल होते हुए दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर होता है प्रथम प्रेरणार्थक। कर्ता जो है वह काम में स्वयं भी शामिल है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। इसको भी हम उदाहरण के साथ ही देखेंगे। देखिए, यहाँ पर रमेश चित्र को दिखाता है। रमेश चित्र को दिखाता है। वो दिखाना क्या है? क्रियापद है। मगर इस क्रिया को कौन कर रहा है? रमेश कर्ता जो है वह नहीं देख रहा है चित्र को, मगर वह उस काम में शामिल है। वो उस काम में शामिल होते हुए दूसरे को चित्र को दिखा रहा है। इसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। सुधा बहन को आम खिलाती है। सुधा क्या कर रही है? आम, फल को खुद नहीं खा रही है, उसके बदले में उस काम को वह दूसरे को यानी अपनी बहन को करने की प्रेरणा दे रही है, करने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे शब्दों को हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। छात्रों, मुझे अब क्या करना है? क्रियापद को प्रथम प्रेरणार्थक में बदलना है। तो क्या करें? हम क्या करते हैं? मूल क्रिया के साथ आना प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक बनाते हैं। क्रियापद तो हमें मालूम है, उसके मूल रूप के साथ हम आना प्रत्यय को जोड़ते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मैं अभी अभी बोली कि चलिए, ये भी एक क्रियापद है। उसी क्रियापद को लेते हैं। चलिए क्या है? वह क्रिया का रूप है, उसका मूल रूप है चल। हमें क्या करना है? इस चल शब्द को, चल क्रियापद को प्रथम प्रेरणार्थक में बदलना है। हम क्या करते हैं? चल क्रिया के साथ आना प्रत्यय को जोड़ते हैं, तब बनता है प्रथम प्रेरणार्थक चलाना। चल क्रिया का मूल रूप है, उसके साथ हम आना प्रत्यय को जोड़कर चलाना प्रथम प्रेरणार्थक में उसका परिवर्तन किए हैं। तो चलिए और एक क्रियापद को लेते हैं। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं। जब आप बोलते हैं, मैं सुनती हूं। ये सुनना, यह भी एक क्रियापद है। सुनना का मूल रूप क्या है? सुन। अब मुझे इस सुन क्रियापद को प्रथम प्रेरणार्थक में बदलना है। मैं क्या करती हूं? किसको जोड़ना है हमें? गुड, हमें इधर आना प्रत्यय को जोड़ना है। देखिए, सुन, सुन के साथ क्या हुआ? आना प्रत्यय को जोड़ लिया है हम लोगों ने, तो यहां बन गया सुनाना। यह है प्रथम प्रेरणार्थक। चल के साथ आना लगाकर चलाना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। उसी तरह सुन के साथ आना प्रत्यय को जोड़कर हम सुनाना
प्रथम प्रेरणार्थक में उसका परिवर्तन करते हैं। तो द्वितीय प्रेरणार्थक यानी क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम नहीं करता है मगर शामिल होता है, मगर यहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता काम नहीं करता है, उसके बदले में दूसरों को प्रेरित करता है। अध्यापक छात्रों से लिखवाते हैं। देखिए यहां पर एक वाक्य, अध्यापक करता है, क्रियापद कौन सा है? लिखवाते हैं। अध्यापक स्वयं नहीं लिख रहा है, वह उस काम में शामिल भी नहीं है, मगर छात्रों से लिखवाता है, छात्रों को प्रेरित कर रहा है लिखने के लिए। ऐसे शब्द को हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या और एक उदाहरण को देखें? आइए। मालिक नौकर से काम करवाता है। मालिक नौकर से काम करवाता है। क्रियापद कौन सा है यहां पर? करवाता है क्रियापद है। और मालिक क्या कर रहा है? वह खुद काम नहीं कर रहा है, वह अपने नौकर से काम करवा रहा है। नौकर को काम करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है। ऐसे शब्दों को द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। छात्रों, हम क्रियापद के साथ आना प्रत्यय को लगाकर उसके प्रथम प्रेरणार्थक में बदल दिया। अगर मुझे द्वितीय प्रेरणार्थक में उसका परिवर्तन करना है तो क्या करना है? देखिए, अगर मूल क्रिया के साथ वाना प्रत्यय जोड़ते हैं, देखिए यहां पर मूल क्रिया के साथ, क्रियापद के मूल रूप के साथ हमें क्या जोड़ना है? वाना प्रत्यय को जोड़ना है, तब बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर से हम वही क्रियापद को लेते हैं। पहले कौन सा क्रियापद को लिए थे? याद कीजिए, गुड, चल। चलना क्रियापद है, उसका मूल रूप चल। इसके साथ मुझे क्या जोड़ना है अब? वाना, क्योंकि मुझे बनाना है द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो मुझे आना लगाना था, चल के साथ आना जोड़ना था, मगर यहां पर तो मुझे द्वितीय प्रेरणार्थक करना है, इसलिए मैं वाना को जोड़ती हूं, तो बन जाता है चलवाना। यह है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। और एक क्रियापद को लिए थे, कौन सा था? सुन। सुनाना, सुनना का मूल रूप सुन, उसके साथ हम जोड़ते हैं वाना, यह बन गया चलवाना। चलवाना बनने से यह द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। छात्रों, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको याद करते हैं फिर से। देखिए यहां पर कुछ खाली जगह है, यहां पर कुछ क्रियापद भी हैं। अब आपका काम शुरू। अब क्या करते हैं? अपने पास किताब है ना, किताब खोलिए और कलम लीजिए। इन सभी क्रियापद को वहां पर लिखते जाइए। मैं बोलूं क्या? तैयार है ना आप? तो ठीक है, शुरू कीजिए। पहला क्रियापद है चल और दूसरा पढ़, पढ़ना का मूल रूप पढ़, और यहां पर तीसरा क्रियापद है खाना। छात्रों, अब आपको क्या करना है? इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप को लिखना है। हम अभी अभी उसके बारे में चर्चा किए हैं, तो याद कीजिए, किसी एक क्रियापद को हमें प्रथम प्रेरणार्थक में बदलना है तो क्या करते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलना है तो हमें क्या करना है? याद कीजिए एक बार। गुड। आना जोड़ने से प्रथम बनता है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। तो लिखिए, शुरू कीजिए। चल का प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है? उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक भी लिख लीजिए। हो गया? तो चलिए देखते हैं आप उत्तर जो लिखे हैं ना आप लोगों ने, ठीक है या नहीं। चल शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक है चलाना। चल शब्द के साथ हमने आना जोड़कर उसे चलाना प्रथम प्रेरणार्थक में उसका परिवर्तन किए हैं। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? चल का क्या जोड़ना है हमें? वाना प्रत्यय को जोड़ना है। देखिए यहां पर चल, चलाना, चलवाना, क्या बन गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। अब उसी तरह दूसरे शब्द को भी देखते हैं। दूसरा क्रियापद है पढ़, है ना? क्या लिखा है आपने प्रथम प्रेरणार्थक के लिए? पढ़ाना। और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? पढ़वाना। देखिए वहां पर
लाल रंग में है, वाना वाना जोड़ते हैं हम, है ना। वाना वाना जोड़कर हमने क्या किया है, उसका द्वितीय प्रेरणार्थक में उसका परिवर्तन किया है ना इधर। गुड। तो लास्ट वन क्या है, खाना। यहां भी हम क्या करते हैं, खाना के साथ आना जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, खाना ना। तो बच्चों यहां पर हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसे कुछ शब्द हैं वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए यहां पर खाना क्या बन गया, खिलाना। खाना क्या बन गया है, खिलाना। उसी तरह खिलवाना। कुछ ऐसे शब्द हैं, उदाहरण के लिए देखना, वो प्रथम प्रेरणार्थक में दिखाना हो जाता है। उसी तरह रोना, रुलाना बनता है। इस तरह कुछ शब्द है, मगर उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अब तो हम इतना ही याद रखेंगे कि अगर आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है और वाना जोड़ने से क्या बनता है, द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। बच्चों यहां पर एक ऑडियो है, पहले हम उसे ठीक तरह से सुनते हैं, गौर से ध्यान से सुनिए, बाद में उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई मेरा नाम प्रज्वल है, तुम्हारा नाम क्या है? चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं। अरे ये क्या, तुम रो रहे हो क्या? छात्रों आपको कुछ समझ में आ गया क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक लड़का कुछ बोल रहा था, वो मालूम हुआ, वह कुछ वाक्यों को बोल रहा था, वो भी मालूम हुआ, मगर उसका अर्थ क्या है, मुझे बिल्कुल उसका अर्थ मालूम नहीं हुआ। शायद आपको भी मालूम नहीं हुआ होगा। तो क्या करें, आइए फिर से उसी ऑडियो को फिर से सुनते हैं। चलिए सुनते हैं, बाद में देखेंगे वो क्या है। हाय मेरा नाम प्रज्वल है, तुम्हारा नाम क्या है? चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं। अरे ये क्या, तुम रो रहे हो क्या? सुन लिया ना, अब समझ में आ गया है ना। मुझे भी इसे सुनते ही समझ में आ गया, वही लड़का है। वहां पर जो कुछ वाक्यों को वह बोल रहा था, इसमें भी वह उन्हीं वाक्यों को बोल रहा है, मगर पहले में कुछ भी समझ में नहीं आया था, अब ठीक तरह से समझ में आ रहा है। ये कैसे, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? गुड छात्रों, आप ठीक समझा। अगर हम पढ़ते वक्त या बोलते वक्त बीच बीच में हमें क्या करना है, रुकना है, विराम देना है, स्वर भाव के साथ पढ़ना है, और ह्रस्व, दीर्घ, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सभी पर ध्यान देने से ही क्या होता है, वह परिपूर्ण पढ़ाई हो सकता है। उसका अर्थ भी हम ठीक तरह से समझ सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं, बीच बीच में जो विराम देना है ना, वहां हम कुछ चिन्ह को देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह, तो क्या है विराम चिन्ह? छात्रों हम 9वीं में 8वीं में बहुत सारे पाठ को पढ़े हैं, निबंध लेखन भी हुआ है वहां पर, और पत्र लेखन भी हुआ है ना। हर एक जगह, हर एक वाक्य के अंत में या बीच बीच में क्या होता है, कुछ चिन्ह है। याद नहीं आ रहा है क्या? तो देखिए यहां पर कुछ चिन्ह है, देखिए यह क्या है, ऐसे कुछ चिन्ह को हम देखे हैं, वाक्य के बीच में है, कभी कभी क्या है, वाक्य के अंत में आता है। इन सब चिन्ह को हम देखे हैं, है ना, देखे हैं ना हम लोग। इसका नाम भी मालूम है शायद आपको। चलिए फिर से याद करते हैं, इन सब चिन्हों को हम क्या कहते हैं छात्रों? विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? छात्रों किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। हमें बीच में या अंत में थोड़ा थोड़ा रुकना होता है। जिस रुकावट का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। हमें विराम चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों अब आज हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं। यह है पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण होने पर लगाया जाता है। आप देखे होंगे एक वाक्य पूर्ण होने के बाद वहां पर एक लाइन होता है। हिंदी में इस लाइन को पूर्ण विराम कहते हैं। शब्द में ही है पूर्ण, यानी वाक्य पूर्ण हुआ है। जिस तरह रमेश स्कूल जाता था, रमेश स्कूल जाता था, वाक्य पूर्ण हुआ, अंत में आया पूर्ण विराम। उसी तरह
राजू अच्छा लड़का है। राजू एक अच्छा लड़का है, वाक्य पूर्ण हुआ है। पूर्ण होने के बाद हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। उसे देखते ही हमें क्या करना चाहिए? पढ़ते समय या लिखते समय वहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि वाक्य पूर्ण हुआ है। मैं पूर्ण करने के बाद विराम देकर ही आगे का वाक्य को पढ़ना है, नहीं तो अर्थ में विपरीत हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मैं पूर्ण विराम नहीं देती हूँ, मुझे थोड़ा रुकना है वाक्य के बीच में। उस समय हम पूर्ण विराम का नहीं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए वहां पर चिन्ह है अल्प विराम। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? थोड़ी देर के लिए रुकना है, मुझे पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकना है। जैसे कि मुझे आम, सेब और अंगूर बहुत पसंद है। यहाँ 3 फलों का नाम है। मुझे क्या करना है? बीच बीच में रुक रुक कर बोलना है। मैं इस तरह नहीं पढ़ सकती, मुझे आम, सेब और अंगूर बहुत पसंद है, नहीं, अर्थ नहीं होता है। मुझे किस तरह पढ़ना है? मुझे आम, सेब और अंगूर बहुत पसंद है ना? इस तरह बीच में थोड़ी देर के लिए अगर रुकते हैं तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। यहां पर और एक वाक्य है, देखिए छात्रों, उधर चलो, यहां मत आओ। 2 वाक्य है, मुझे एक वाक्य के बीच में थोड़ा रुकना है। तुम उधर चलो, यहां मत आओ, पूर्ण विराम, तो मैं पूर्ण रूप से वहां पर विराम देती हूं। और एक चिन्ह है प्रश्नार्थक चिन्ह। इसको देखते ही हमें मालूम होता है वह एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। कोई प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। जिस तरह तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? या तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह हमें पूछना चाहिए। अगर पूर्ण विराम है तो हम कैसे पढ़ते हैं? तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह पढ़ते हैं। यहां पर तो क्या है? प्रश्नार्थक चिन्ह है, तो हम किस तरह पढ़ते हैं? तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह हमें प्रश्न पूछना है। वहां कौन है, पूछने में ही हमें पता चलता है वह एक प्रश्न है। बच्चों, यह क्या, कौन, कब, किधर, ये सब प्रश्नार्थक सर्वनाम है। जहां पर इन प्रश्नार्थक सर्वनामों का उपयोग होता है वहां पर हमें प्रश्नार्थक चिन्ह को लगाना है। यहां पर और एक चिन्ह है, देखिए, इसका नाम क्या है? भावसूचक विस्मयादि बोधक। विस्मय, आश्चर्य, कुछ भावों को प्रकट करने के लिए, आश्चर्य हो सकता है, खुशी, शोक, दुख, इन सब भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जिस तरह, अरे यह क्या कर रहे हो? उसको बहुत आश्चर्य हो रहा है, वह कुछ कर रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो? वहां पर अरे होने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। उसी तरह बहुत ही अच्छा काम किया है तो हमें शाबाशी देनी है उसको, वाह आपने कमाल कर दिया। वाह होने के बाद हम क्या करते हैं? भावसूचक चिन्ह को लगाते हैं। इस तरह भाव को प्रकट करने के लिए हम उस शब्द के अंत में या वाक्य के अंत में क्या करते हैं? भावसूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और यहां पर आ गया और एक चिन्ह, देखिए छात्रों, इसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अगर किसी कथन को ज्यों का त्यों मुझे लिखना है, कोई कुछ बताया है उसको ऐसे ही मुझे लिखना है, उसी तरह उसका उपयोग करना है, तब हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षक ने कहा कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, यह वाक्य को शिक्षक ने कहा था, मगर मुझे उसी तरह उसको लिखना है, तब मैं क्या करती हूं? इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करती हूं। शिक्षक ने कहा कल छुट्टी है। यहां पर और एक चिन्ह है, छोटा सा चिन्ह है ना, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। बच्चों, यह योजक चिन्ह को हम यह योजक चिन्ह 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ता है। अगर वहां पर 2-2 शब्द है, दोनों शब्द क्या है? महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, दिन रात, गुरु शिष्य, ऐसे शब्द जब आता है ना, तब हम क्या करते हैं? उसके बीच में यह योजक चिन्ह को लगाते हैं। देखिए उदाहरण को, यहां पर एक उदाहरण है, किसान
दिन रात काम करते हैं। दिन और रात, उन शब्द के बीच में हम यह योजक चिन्ह को लगाए हैं। बच्चे कहानी सुनते सुनते सो गए। छात्रों, अब आपको कुछ चिन्हों के बारे में मालूम हुआ? तो चलिए देखते हैं। चिन्हों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। फिर से आप क्या करेंगे? अपना किताब खोलेंगे, कलम लीजिए और यहाँ पर जो चिन्ह के नाम है उसको आप क्या कीजिए? एक तरफ लिखते जाइए। मैं पढ़ूं क्या? तैयार है ना लिखने के लिए? तो चलिए शुरू कीजिए। पहला शब्द योजक, योजक चिन्ह। उसके बाद प्रश्नवाचक और तीसरा शब्द है पूर्ण विराम और लास्ट वर्ड है अल्प विराम। दोस्तों, अब आपको क्या करना है? उस शब्द के सामने उस चिन्ह को लिखना है। तो चलिए देखिए, यहां पर चिन्ह भी है ना? चारों चिन्ह है और एक तरफ उसका नाम है। आपको मिलान करना है, जोड़ना है। कौन सा चिन्ह, उसका नाम क्या है? याद कीजिए। कुछ तो सभी को मालूम है, पूर्ण विराम और प्रश्नार्थक सभी को मालूम है ना? हो गया? गुड। तो चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही या गलत। आपने ठीक पहचाना या नहीं? यह है योजक चिन्ह। ठीक है क्या? तो प्रश्नार्थक चिन्ह कौन सा है? यह है प्रश्नार्थक चिन्ह। तो पूर्ण विराम कौन सा है? ओ देखिए, वो है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में आता है ना, पूर्ण विराम। गुड। और लास्ट वन है अल्प विराम। वाक्य के बीच में डालते हैं ना थोड़ी देर रुकने के लिए, वह है अल्प विराम। आप भी यही उत्तर लिखे होंगे ना? बच्चों, अब तो हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। विराम चिन्ह पर ध्यान देकर हमें पढ़ना है। मगर कभी कभी क्या होता है, हम विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करने से उसका अर्थ ही गलत होता है। आपको आश्चर्य होता होगा, है ना? छोटी सी विराम चिन्ह को इधर उधर करने से अर्थ में कैसे इधर उधर हो सकता है? तो देखिए छात्रों, यहां पर एक वाक्य है, रुको मत चलो। यहां पर दो दो विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है। मुझे बताइए कौन कौन से? रुको मत, उसके बाद कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है वहां पर? गुड, वो है अल्प विराम। वाक्य के अंत में एक है, वो क्या है? गुड, वह है पूर्ण विराम। अब इसका अर्थ जानते हैं। चलिए, रुको मत चलो। वहां मेरी सहेली जा रही है, मैं उसको बोलती हूं रुको मत। वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है। मैं बोलती हूं नहीं, मुझे काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम चलो। यानी इसका अर्थ क्या है? गो, मेरे लिए रुको मत, तुम जाओ। अगर इसी वाक्य को मैं इस तरह लिखती हूं, जैसे कि रुको, वहां पर मैं अल्प विराम लगाई और मत चलो, तुम चलो मत, मेरा भी काम हुआ है, मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूं, तो रुको। इसका अर्थ बन गया स्टॉप। एक विराम चिन्ह, क्या कौन सा विराम चिन्ह है? अल्प विराम को एक शब्द के इधर उधर करने से अर्थ ही अलग हो गया। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहां देखिए और एक चित्र है। क्या हो रहा है यहां पर? एक लड़का अपनी बहन को जोर से मार रहा है ना? वो लड़की तो क्या कर रही है? रो रही है। शायद उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो रो रही है। देखिए, वो लड़का तो उसका चोटी पकड़कर मार रहा है। तब आया उसका दोस्त, दूसरा लड़का। वो क्या बोल रहा होगा वहां पर? अगर हम हैं, आप हैं, अगर कोई दो झगड़ रहे हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं? कहते हैं छोड़ो, मत मारो, उसे माफ कर दो, है ना? मगर शायद यह लड़का भी उसी तरह बोल रहा है, उसे मत मारो, छोड़ दो। देखिए, वह बोल रहा है मारो मत, छोड़ो। उसका आशय तो वही है, मगर वह बोलते वक्त क्या करता है? विराम चिन्ह को गलत उपयोग करता है। जैसे कि मारो, उसको मारो मत के बाद विराम देना था, मगर वो क्या किया? मारो मत, छोड़ो।
इसका अर्थ क्या बन गया छात्रों? उसे ठीक तरह से मारो, उसे माफ मत करो, उसे माफी मत दो, उसे ठीक तरह से मारो। इसलिए छात्रों, हमें पढ़ते वक्त, लिखते वक्त या कुछ बोलते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए विराम चिन्ह क्या है, हमें किस तरह विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए और विराम चिन्ह का उपयोग न करने से क्या हो सकता है। आशा करती हूं आप सब आज प्रेरणार्थक क्रिया और विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और इसका अभ्यास भी घर में करेंगे। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, खुश रहिए। अगले कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present, sir. Present, teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.